everyone, I am Shreya. Welcome you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous lecture, that is S block elements. Guys, already we discussed about group 1 element, that means alkali metals. What is alkali metals? What is the position of alkali metals in periodic table? How they behave like a metallic property? How they vary in periodicity? How they behave as a strong metal or small size metal? What will be the atomic radii? All these things we already discussed in our previous lectures. Now we are going to discuss group 2, that means alkaline earth metal. Before starting our topic, I need to summarize my previous lecture, that means group 1 element. Guys, group 1 element, that means alkali metals, and I already discussed what is the position of S block element, that is the left hand side in the periodic table, and these are all lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. These 6 elements are group 1 elements and called as alkali metals. Now guys, we are going to discuss group 2 element, that means alkaline earth metal. First of all, we are going to discuss about general characteristics of compound of alkali earth metals. We need to know what is alkaline earth metal, what is the position in the periodic table of group 2 elements, how they behave in the periodic table. Let's start. Guys, group 2 elements यानी alkaline earth metal, जिनको हम हिंदी में क्षारीय मृदा तत्वी कहते हैं. एक बार पीरियोडिक टेबल की तरफ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. तो हैव अ लुक. गाइज, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल का एक ब्लॉक डायग्राम. देख पा रहे हो आप? ये स्मॉल ब्लू कलर का जो आपका पोल है, जो आपका कॉलम है, गाइज यही तो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, जिसको मैंने आपके सामने ये बड़ा करके दिखा दिया है. ये सभी हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. इसमें ग्रुप ए 1A और ग्रुप 2A पाया जाता है. ग्रुप 1A में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, जो कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव करती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये कैसे अपने एनोमोलस बिहेवियर को शो करते हैं. हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. अब बात आती है ग्रुप 2 एलिमेंट की. इसी के साथ कंपेयर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ग्रुप 2 एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. तो गाइस, ग्रुप 2 एलिमेंट पहला है हमारा बेरिलियम. एटॉमिक नंबर है 4 और एटॉमिक मास है 9. वहीं पर बात करें Mg यानी मैग्नीशियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर है 12 और एटॉमिक वेट है 24. कैल्शियम Ca, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और बात करें एटॉमिक वेट की, तो ये होता है 40. गाइस, स्ट्रोंसियम यानी Sr, एटॉमिक नंबर 39 और एटॉमिक वेट 87.6. बेरियम Ba, एटॉमिक नंबर 56 और एटॉमिक वेट 137. गाइस, लास्ट है हमारा Ra यानी रेडियम, और रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88 और एटॉमिक वेट होता है 226. तो ये है हमारे टोटल 6 एलिमेंट्स जो कि आपके ग्रुप 2 में पाए जाते हैं. यानी आपके एस ब्लॉक को कंप्लीट करने में जो सेकंड पार्ट है वो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल. गाइस, अब इसके बारे में थोड़ा सा और बातें आप जान लेते हैं. हमारे जब एल्कली मेटल की हम बात कर रहे थे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS1, है ना? ध्यान आ रहा है आपको? जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2. यानी कि इन सभी एलिमेंट की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होती है. बात करें अगर फर्स्ट ए की, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हाफ फिल्ड होती है. क्लियर? और ये जो आपका बिहेव है, ये जो इन दोनों एलिमेंट्स का बिहेव है, यानी एल्कली मेटल्स का और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, यही आपके बिहेव में चेंज को का रीजन बनेंगे. आगे देख लेते हैं. गाइस, पीरियोडिक टेबल एक बार आपके सामने, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे.
ग्रुप 2 एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल, और जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में पहली स्लाइड में दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही ये जो आपका येलो वाला पार्ट है ये तो हमारा पूरा कहलाता है एस ब्लॉक। क्या कहलाता है? ये आपका पूरा कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? जबकि ये वाला आपका पार्ट कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड गाइस लास्ट आपका कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। और अभी हमको क्या डिस्कस करना है? अभी हमको एस ब्लॉक का ग्रुप 2 डिस्कस करना है, राइट? और इसी ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, जिसमें आपका Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Sr, Ra आपका पाया जाता है। तो ये आपने अपनी किसी भी ट्रिक से याद कर लेना है, चाहे आप जैसे करना चाहो। जैसे मैंने याद किया था बी मग का सरबारा, बी मग का सरबारा। अब आप अपनी मर्जी से जो भी आपको आसान पड़े उस तरीके से याद कर लो। मेरा तो ट्रिक यही था, बी मग का सरबारा। तो जिसका जो तरीका है उससे आप उसे याद कर सकते हो। चाहो तो कोई अच्छी सी पोएम बना लो, चाहे तो मेरी तरह आप डायरेक्ट याद करते जाओ और लिरिक्स बन जाएंगे, वो आपकी मर्जी है, बस याद रहना चाहिए। अब देखो हमने बात कर ली बी की, तो अब आप देख रहे हो कि हमारा जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो कहां से शुरू हो रहा है? पीरियड नंबर 2 से शुरू हो रहा है, और कहां तक रह रहा है? लास्ट तक, मतलब 7 तक। हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो आपका ये Ra है ये आपका रेडियो एक्टिव है, ठीक है? बाकी सारे एलिमेंट्स आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल के बिहेव में कंसीडर किए जाते हैं, जबकि Ra इसीलिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स। तो गाइस कंपाउंड्स की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लेते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहले है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या होगा, है ना? एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या होगा? तो गाइस नोबल गैस और साथ में NS2, जो कि आपके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलो एक बार हम लोग सारे एलिमेंट्स पर फोकस करेंगे, फिर उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेंगे। तो Be यानी बेरिलियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Ca यानी कैल्शियम, Sr यानी स्ट्रोंशियम, एंड Ba बेरियम, लास्ट है हमारा Ra जिसे हम रेडियम बोलते हैं। और रेडियम आपको बताया था मैंने अभी कि ये आपका होता है रेडियो एक्टिव। कैसा होता है ये आपका होता है रेडियो एक्टिव। इसी वजह से जब हम प्रॉपर्टीज को बताते हैं तो इसे कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए गाइज अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है हमारा बेरिलियम। क्या है भाई? सबसे पहले गाइज है हमारा बेरिलियम, और बेरिलियम का सिंबल होता है Be। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4, तो इसका मतलब अगर आप एटॉमिक नंबर है इसका 4, और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2, 1s2 2s2। क्लियर? नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम Mg, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 12 के लिए, एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2। हम क्या कर रहे हैं? आप वो रूल को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम में कैसे लिखोगे? Ca, और Ca का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर 20 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्लियर? नेक्स्ट देखो स्ट्रोंशियम Sr, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 38, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2। क्लियर? अब एक चीज आपने नोटिस करी कि यहां पर हमारी d ऑर्बिटल ने एंटर कर लिया। क्या हुआ? d ऑर्बिटल की एंट्री हो गई। गाइस जैसे ही d ऑर्बिटल की एंट्री होती है बिहेव में कुछ चेंजेस आते हैं। अब क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम आगे प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इस बात पर फोकस करना है कि स्ट्रोंशियम में जाकर आपकी फिलअप d ऑर्बिटल की शुरुआत हो गई, यानी एक फिल्ड d ऑर्बिटल आ गया। नेक्स्ट देखो बेरियम में,
जिसका सिंबल होता है Ba, वहीं पे एटॉमिक नंबर होता है 56। तो गाइज इसका क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, राइट। 4s2, 4p6, 3d10, वहीं पे 5s2, 5p6 और 6s2। क्लियर गाइज, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 6s2। तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर भी आपकी डी ऑर्बिटल का एंटर हो गया, यानी पेनल्टीमेट शेल आ गई। इसको हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं गाइस पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पर आपकी पेनल्टीमेट शेल का एंटर हो गया। क्लियर। अब ये कुछ बिहेव्स में चेंज करेगा, यही कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। गाइज आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं दे आर नेम्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों? बिकॉज दे वर एल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि ये आपके नेचर में एल्कलाइन होते हैं, जैसे कि आपका एल्कली मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना, जैसे कि आपका एल्कली मेटल ऑक्साइड। एंड दे वर फाउंड इन क्रस्ट, और ये आपके क्रस्ट में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। गाइस फॉर एग्जांपल आपका हो गया बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम ईटीसी। तो ये सब आपके क्या हो गए, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक एल्कलाइन अर्थ मेटल के, पहले पढ़ लेते हैं फिर इस पिक्चर को समझेंगे। एटम और एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की बात करते हैं। गाइस जो आपकी एटॉमिक रेडियाई है, जो आपकी आयनिक रेडियाई है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की वन ऑफ द कंपैरेटिवली स्मॉल देन एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो आपकी बेरिलियम की एटॉमिक रेडियाई है वो कंपेयर में ग्रुप 1 से कम होती है, यानी अगर मैं इसको लिखूं तो 1A की एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंड ए। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपैरेटिवली स्मॉलर देन एल्कली मेटल्स। क्लियर। नेक्स्ट, विद इन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो आपकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है। विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है। और ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि गाइज नंबर ऑफ वैलेंस शेल बढ़ते जाते हैं, है ना, आपके शेल्स बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, इसीलिए आपका साइज भी एटम का बढ़ता जाता है। यानी जब आप ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो आपका साइज बढ़ता जाता है, तो एलिमेंट्स का साइज बढ़ता जाता है। अब मैंने यहाँ पे रीजन आपके लिए लिखा है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। बिकॉज दीज एलिमेंट बिहेव ओनली टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जो आपका ग्रुप 2 है उसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और ग्रुप 1 में कितने होते हैं, 1 होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के सामने कम हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमने लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस इज क्वाइट स्मॉल। ठीक, आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, तो क्या होगा, इसके कंपेयर में इसका साइज छोटा हो जाएगा। क्लियर। या तो आप इसको इस तरीके से समझ लो, दूसरा आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो आपका रेडियाई भी बढ़ रही है। क्लियर। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बताओ भाई। देखो, these metal also have low ionization enthalpy due to the fairly large size of atom। ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये भी एल्कली मेटल्स की तरह बड़े साइज के होते हैं। अब बड़े साइज में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आप किसी भी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो और वो आसानी से निकल जा रहा है, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई।
है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। तो बस वही है, दीज मेटल ऑल्सो हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये मेटल अपने क्या रखते हैं, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी रखते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम, इनका साइज ज़्यादा होता है और साइज बड़े होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का फ्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता और इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 की तरह यानी एल्कली मेटल्स की तरह कम होता है। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन सेम मैनर। देखो, हमें पता है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है, और मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन निकलना उतना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकलना उतना आसान हो जाएगा। राइट, समझ पा रहे हो? तो बस वही है कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ा, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन सेम साइज। साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं होगा, आसानी से निकल जाएगा, उसको निकालने में इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या हमने लिखा कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी कम हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल, first ionization enthalpy of alkaline earth metal is higher than that of alkali metal। जो इनका साइज है वो छोटा है, और किसके कंपेयर में? एल्कली मेटल के कंपेयर में इनका साइज छोटा है, एल्कली मेटल के कंपेयर में। इसी वजह से आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। मतलब अगर ग्रुप 2 की बात करो तो ग्रुप 2 की जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या चीज़ें क्लियर करी? इसमें पहली चीज़ हमने ये क्लियर करी कि जैसे आपका ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, वैसे ही आपके ग्रुप 2 की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। बट अगर कंपेयर किया जाए तो ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। नेक्स्ट स्लाइड है गाइस, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहता है हाइड्रेशन एंथैल्पी? चलो इसको भी देख लेते हैं। अब देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, ट्रेंड्स ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। गाइस इसको समझने से पहले इस तरह ध्यान देते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन आर लार्जर देन दोज ऑफ एल्कलाइन मेथड। जो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो आपकी लार्ज होती है। किसके कंपेयर में? ये बात हो रही है ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी लार्ज होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक, कैसे पता चला हमको ये बात? देखो जरा, समझे इस बात के लिए कि आपकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है अल्कलाइन मेटल की वो ज़्यादा क्यों हो रही है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। देखो, इसका जो साइज होता है ना वो होता है बड़ा, और जब साइज बड़ा होगा तो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, है ना। और हमको क्या पता है कि ग्रुप 1 का साइज बड़ा होता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी क्या हो जाएगी? कम होगी, है ना। तो अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि ग्रुप 2 का जो साइज होता है वो इसके कंपेयर में कम होता है। साइज का क्या बताया था मैंने कि जो आपके ग्रुप 2 का साइज होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, यही तो बताया था, है ना। तो क्यों अब जब ये साइज कम हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, यानी ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 1। क्यों? मैंने उसकी एक ट्रिक बताई थी कि जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, जैसे जैसे साइज कम होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। Thus alkaline earth metal have more tendency to become hydrate। इसी वजह से जो हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं हाइड्रेट होने की। ठीक है, नेक्स्ट, द हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप सिंस कैटायनिक साइज इंक्रीज। जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये घटती है। क्या होती है? घटती है। जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि आपका कैटायनिक साइज इंक्रीज होता है।
राइट। अब देखो कैटायनिक साइज इंक्रीज हो कैसे रहा है गाइस। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैंने अभी आपको बताया कि जब आपकी साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी नीचे जा रही है, यानी कम हो रही है। क्लियर। अब मैंने यहाँ पर सिंपल सा लिखा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें ये बात बहुत पहले से पता है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बड़ा होगा। और मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या ट्रिक लिखी है कि जब आपकी साइज बड़ा होगा तो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। क्लियर। तो बस यही चीज मैंने आपको थर्ड पॉइंट में क्लियर कर दी है। अब देखो कि अब इस बेस पर आपका क्या सीरीज बन रहा है। तो गाइज Be+2 ion is greater than Mg+2 ion is greater than Ca+2 ion is greater than Sr+2 ion is greater than Ba+2 ion। क्लियर। मतलब Be की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद Mg+2 की, उसके बाद Ca+2 की, उसके बाद Sr+2 की, और सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी Ba की। राइट। मतलब मोस्ट हाइड्रेटेड कौन होगा? मोस्ट हाइड्रेटेड होगा आपका Be और लीस्ट हाइड्रेटेड होगा आपका Ba। ठीक है, ये था इसका कंक्लूजन। चलिए गाइज अब नेक्स्ट इस पर चल देते हैं और एक बार इसको देख लेते हैं। हमसे बोला गया हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड्स, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर ये डिक्रीज हो रही है। पहली चीज, आयन गेट्स लार्ज क्योंकि आपके साइज बढ़ रहे हैं। चार्ज डेंसिटी फॉल्स, चार्ज डेंसिटी घट रही है। ठीक है। अब देखो इंक्रीज कब हो रही है, आयन गेट्स हायर चार्ज बट स्मॉल साइज। अगर आपके चार्ज ज्यादा हो जाए, साइज स्मॉल हो जाए, तो आपकी हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। बात तो वही आ गई सेम। नेक्स्ट, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, जब आपकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए तो भी आपका साइज क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो गाइज ये था हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब चलो मेटेलिक करैक्टर की बात कर लेते हैं कि हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपके कैसे मेटेलिक करैक्टर को शो करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ये अपना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड रखता है किसके कंपेयर में गाइज, एल्कली मेटल्स के कंपेयर में। मतलब ग्रुप 2 का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ठीक। नेक्स्ट बोला ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द सेम कर्नल साइज। इनका लगभग सेम साइज होने की वजह से जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल। किसमें? आउटर मोस्ट शेल में। क्लियर। बताओ, देखो इधर ध्यान देते हैं इस चीज पे हम लोग। यहां पे आप देखो लिथियम है, बेरियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ रहा है। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बट साइज आपका लगभग बराबर रह रहा है। इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, इसका मेटेलिक करैक्टर कम शो होगा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी है ना। और जब स्टेबिलिटी हो गई तो फिर मेटेलिक करैक्टर ये अपने ग्रुप 1 के कंपेयर में कम शो करेगा। राइट। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव हार्डर देन एल्कली मेटल, ये आपके एल्कली मेटल के कंपेयर में ज्यादा हार्ड होते हैं। नंबर 2, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल के कंपेयर में हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है ना। अब देखो कैसे मेटेलिक और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है गाइस। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा मेटेलिक आपका मेटेलिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी बढ़ते जाएंगे। मतलब बेरिलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, मोस्ट होगा, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद स्ट्रोंशियम का, उसके बाद बेरियम का और सबसे लास्ट में आपके मैग्नीशियम का होगा। क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है
वो आपका बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो रहा है। इस वजह से जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आप मूव करोगे, इनका कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक्सेप्ट Be और Mg ऑल द मेटल्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। सिर्फ आप Be और Mg को छोड़कर जितने भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं सभी फ्लेम टेस्ट देते हैं, यानी फ्लेम करने पर आपको कलर देते हैं। कैसे? देखो जरा, सिर्फ ये Be और Mg हैं जो कलर नहीं देते। बाकी अगर बात करें कैल्शियम की, तो गाइज Ca आपको ब्रिक रेड कलर देता है। जैसे आपका ईंट होता है, ईंट का कलर होता है, उस तरीके का लाल रंग देता है। वहीं पे स्ट्रोंशियम आपको क्रिम्सन कलर देता है। नेक्स्ट है आपका बेरियम, Ba आपको एप्पल ग्रीन कलर देता है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर कौन कौन से हैं। कैल्शियम, कैल्शियम की फ्लेम रही आपकी ये वाली, स्ट्रोंशियम की फ्लेम रही ये वाली, Ba की फ्लेम रही ये वाली। ठीक है, ये है आपके एलिमेंट ग्रुप 1 के। ग्रुप 1 में मैंने कलर आपको कल बताए थे कौन कौन से हैं। जैसे लिथियम का है स्कारलेट, सोडियम का है येलो, पोटेशियम का है लैलिक, रुबिडियम का है रेड और सीजियम का है ब्लू। तो सोडियम का रेड कलर ये रहा, लिथियम का रेड कलर ये रहा, सोडियम का येलो कलर ये रहा और पोटेशियम का आपका लिलैक कलर ये रहा। क्लियर? तो ये आपके कलर्स हो गए जो कि फ्लेम टेस्ट में आपने रिकॉग्नाइज किए हैं। गाइस, जब भी आप इन ग्रुप 1 के या 2 के मेटल्स को बंसन बर्नर पे हीट करोगे तो आप फील करोगे कि ये फ्लेम, इनकी जो फ्लेम्स होती हैं उन वो कलरफुल होती हैं, जो कि कलर्स ये हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। नेक्स्ट है गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले है रिएक्शन विद एयर। गाइस, एयर के साथ क्या रिएक्शन है इसकी देख लेते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट। ठीक है, जो हमारा बेरिलियम है ग्रुप 2 में और जो हमारा मैग्नीशियम है ये काइनेटिकली इनर्ट है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत रेयरली देता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थिक फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। क्या आपको पता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कुछ ऐसे हैं जो अपने ही चारों तरफ लेयर बना लेते हैं अपने ही ऑक्साइड्स की। एल्यूमिनियम भी ये काम करता है। समझ पा रहे हो? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज एज गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ऊपर से नीचे जाते हो आपकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आपकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। अगर यहां पर लीस्ट रिएक्टिव है तो नीचे जितना आप जाओगे आप मोर रिएक्टिव हो जाओगे, मोर रिएक्टिव। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। सिंस मेटल आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कली मेटल, क्योंकि जो आपके मेटल्स होते हैं वो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टेबिलिटी एक तरीके से आ जाती है। दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, और इसी वजह से ये लेस रिएक्टिव भी होते हैं टुवर्ड्स वाटर, यानी पानी के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करते, या आपके H2O के साथ, वाटर के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करते। मैग्नीशियम रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर। अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन बॉइलिंग वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ करो या फिर स्टीम के साथ करो तो यह रिएक्शन देता है, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। रेस्ट ऑफ द मेंबर रिएक्ट इवन विद द कोल्ड वाटर। जो आपके मैग्नीशियम के अलावा अनदर एलिमेंट्स हैं वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करते हैं, जबकि मैग्नीशियम की बात करें तो गाइज ये हॉट वाटर से रिएक्शन करके आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। वहीं पे कैल्शियम आपके वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में आपकी H2 गैस निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्शन विद हैलोजन। क्या होगी हैलोजन के साथ रिएक्शन? गाइज, जब आपका
एल्कलाइन अर्थ मेटल हेलोजन से रिएक्शन करता है तो MX2 टाइप के, है ना, या फिर मेटल डाई हैलाइड आपके बनाता है। चलो पढ़ लेते हैं। दे कंबाइन विद हेलोजन्स एट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे जब आपके एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग MX2 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होगा, मेटल आपका यहां पर कौन सा है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपका रिएक्शन कर रहा है हेलोजन के साथ और आपका बना रहा है MX2। तो हेलोजन में यहाँ पर X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। नेक्स्ट देखो, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ NH4 का होल ट्वाइस BeF4 इज यूज एज द प्रिपरेशन ऑफ BeF2। जब आपको BeF2 का फॉर्मेशन करना होगा तो आप क्या करोगे, इसका डीकम्पोजिशन करोगे तो आपका BeF2 इजिली मिल जाएगा। देख पा रहे हो आप आसानी से, BeF2 निकल गया, NH4 का होल ट्वाइस F2 आपका फॉर्म हो गया एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन है, दीज मेटल एक्सेप्ट Be कंबाइन विद हाइड्रोजन, है ना, Be को छोड़कर बाकी सारे, यानी बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे आपके मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल के क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं डायरेक्टली और गर्म करने पर मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। क्या करते हैं, गर्म करने पर मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। यानी मेटल की रिएक्शन जब H2 से होती है तो ये गर्म करने पर मेटल हाइड्राइड यानी MH2 टाइप का कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वहीं पर अगर BeCl2 की बात करूं तो ये LiAlH4 आपके एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं ईथर की प्रेजेंस में और आपको BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड, LiCl और बाय प्रोडक्ट AlCl3 का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने अपनी एल्कलाइन अर्थ मेटल के जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज थी और साथ में पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या पोजीशन थी, किस तरह से ये पीरियोडिक टेबल में बिहेव कर रहा था, कैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहे थे, कहाँ पर आपकी d ऑर्बिटल एंटर कर रही थी, सभी आपने डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ों को समझा। अब गाइज नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बनाते हैं। साथ में वो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस से उनका फॉर्मेशन किया जाता है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस चलिए अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।